हेलो स्टूडेंट, आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 में आज मैं आप लोगों को रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा और उसके बाद आगे चलते हुए मैं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेके जाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जाने के लिए आप लोगों को जिस बेसिक्स की जरूरत है उस बेसिक्स को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो कहने का मतलब आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखते चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम रिंग एक्सपेंशन की। ये रिंग एक्सपेंशन क्या होता है? रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए आपको पता होगा एक बेयर्स स्ट्रेन आती है जीओसी में। उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है 3 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल 4 मेंबर रिंग होती है, 4 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल 5 मेंबर रिंग होती है और 5 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग होती है। क्योंकि आपके जितनी छोटी रिंग होगी उसमें एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो वो अपनी एंगल स्ट्रेंथ को कम करने के लिए या स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए रिंग अपने आप को एक्सपेंड करती है। और एक्सपेंशन कैसा होगा? 3 मेंबर का रिंग अगर होगा तो 4 मेंबर में जाएगा, ठीक है। अगर 4 मेंबर का रिंग है तो 5 मेंबर में जाएगा और अगर 5 मेंबर का रिंग है तो वो 6 मेंबर में जाएगा। याद रखिएगा, रिंग एक्सपेंशन कैसे करना है? 3 मेंबर के रिंग 4 मेंबर में गया, 4 मेंबर के रिंग 5 मेंबर में गया और 5 मेंबर का रिंग 6 मेंबर में जाएगा। अब रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन होती है, ऐसा नहीं होता कि रिंग एक्सपेंशन हर जगह हो जाता है, नहीं। रिंग एक्सपेंशन के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन आप सभी याद रखेंगे। जो कार्ब कैटायंस होना चाहिए, ये कार्ब कैटायंस आउटसाइड द रिंग होना चाहिए, रिंग के आउटसाइड होना चाहिए कार्ब कैटायंस, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल लेकर समझाता हूं आप लोगों को। ये देखिए, जस्ट मिनट, ये देखिए मेरे पास में एक रिंग मिला, 4 मेंबर रिंग है। 4 मेंबर रिंग के आउटसाइड अगर देखें हम, आउटसाइड देखने का मतलब क्या, रिंग के बाहर हम अगर देखें हम तो कार्ब कैटायंस बना हुआ है। अब आप देखिए कार्ब कैटायंस कितना डिग्री पर है? 1 डिग्री पे। कितना डिग्री पर है? 1 डिग्री पे। कई बच्चों के मन में ख्याल आएगा कि सर 1 डिग्री कार्ब कैटायंस है और उसका नेबरिंग कार्बन, उसका पड़ोसी कार्बन 3 डिग्री है, तो क्यों ना हम यहाँ शिफ्टिंग कर दें। देखिए शिफ्टिंग हम करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन अगर रिंग की बात आ जाए, अगर रिंग 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, तो उसको पहले आप एक्सपेंशन करिएगा। समझ में आ रहा है? आप उसकी डिग्री बढ़ाने से पहले, डिग्री इंक्रीज करने से पहले, 1 से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री करने से पहले आप रिंग का एक्सपेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है क्योंकि 4 मेंबर रिंग के आउटसाइड क्या है? प्लस चार्ज। अब रिंग का एक्सपेंशन करेंगे कैसे? तो रिंग का एक्सपेंशन करने के लिए आप ध्यान से देखिए, ये कार्ब कैटायंस जिस कार्बन पे अटैच है, समझ में आ रहा है? कार्ब कैटायंस जिस कार्बन पे अटैच है उसका जो पास वाला बॉन्ड है ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड आप क्लोज तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूं, ब्रेक किया, ऊपर देता हूं प्लस और नीचे देता हूं नेगेटिव। अरे भाई सिंपल सी बात है, कोई बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो एक जगह पॉजिटिव आएगा और एक जगह नेगेटिव आएगा। अब आपके दिमाग में होगा सर आपने यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं दिया? अगर मैं नेगेटिव देता तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाता, तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता। मुझे यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन करना है, ना कि मुझे डबल बॉन्ड बनाना है। और एक और चीज, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है वो एक ट्रांजिशन स्टेप है। ट्रांजिशन स्टेप एक इमेजिनरी स्टेप होती है, इसका कोई ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि रियल स्टेट हो बिल्कुल ये यहाँ पे रिपल्शन हो रहा हो या ऐसा कुछ हो रहा हो, नहीं। आपको लग रहा होगा सब प्लस प्लस रिपल्शन होना चाहिए, नहीं, ये ट्रांजिशन स्टेट है, बस इमेजिनरी है जो सोची जा रही है। तो यहाँ रिपल्शन का कुछ मत सोचिए दिमाग में, ठीक है। मैंने बॉन्ड ब्रेकिंग करा, ऊपर प्लस आया नीचे नेगेटिव आया, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पुराना बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, ये देखिए प्लस और नेगेटिव के बीच में हुआ बॉन्ड। और इसके बाद में ये ज्योमेट्री कैसी दिखाई देगी आपको? कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ये देखिए आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में, कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया है। और नया बॉन्ड फॉर्म होने के बाद में आप काउंट करिए 1 2 3 4 एंड 5, ये कितना मेंबर हो गया?
ये 5 मेंबर रिंग हो गया। अब इस 5 मेंबर रिंग को इसके सही रूप में लेके आओ, मतलब जो हम देखते हैं आजकल 5 मेंबर रिंग को इस तरह, ये देखिए। तो आपने देखा यहाँ पे 4 मेंबर रिंग को मैंने किस तरह 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट किया। अब इससे हुआ क्या, इससे इसका एंगल स्ट्रेंथ क्या हो गया, एंगल स्ट्रेंथ जो था वो कम हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो रिंग एक्सपेंशन के लिए ये कंडीशन हमेशा रखना कि कार्पेटाइज जब भी रिंग के आउटसाइड होगा वहां एक्सपेंशन होगा ही होगा। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन बताता हूं मैं आप लोगों को इस पे। ये देखिए, ये क्वेश्चन और है मेरे पास। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ये देखिए, ठीक है। अब यहां पे हम देखें तो मुझे एक 5 मेंबर रिंग है, उसके आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज है, उसके आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहां आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री, ठीक है। और उसका जो पड़ोसी कार्बन है वो कितना है, 2 डिग्री। तो देखिए, अगर इस कार्पेटाइंस को मैं शिफ्ट करूं 2 डिग्री पे, तो वो 5 मेंबर रिंग के आउटसाइड ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है, यहां पे आप पहले सिंपली क्या करो, पहले सिंपली जो रीअरेंजमेंट करते हैं वो करिए आप, क्योंकि मुझे यहां रीअरेंजमेंट दिख रहा है 1 डिग्री से 2 डिग्री पे कार्पेटाइंस जा सकता है, ठीक है। तो आपने पहले सिंपली इसमें रीअरेंजमेंट करा, और रीअरेंजमेंट करना आता होगा आप लोगों को, बताया तो मैंने, ये इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, इसके बाद ये कार्पेटाइंस 2 डिग्री पे आ चुका है। आपके मन में होगा कि सर 2 डिग्री से 3 डिग्री लेके आइए, नहीं, रुकिए, ध्यान से देखिए, ये मेरे पास रिंग है और रिंग के जस्ट आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे आप डिग्री इंक्रीज करने की जगह आप रिंग का एक्सपेंशन करेंगे। तो आप याद रखिए 3 मेंबर, 4 मेंबर या 5 मेंबर, रिंग के जस्ट आउटसाइड अगर कार्पेटाइंस है तो रिंग का एक्सपेंशन करिएगा पहले, ठीक है। यहां पे हमने देखा था, यहां पे 5 मेंबर रिंग के आउटसाइड प्लस चार्ज नहीं, उसके बाद वाले कार्बन में प्लस चार्ज था। तो पहले मैंने उसको रीअरेंज करके 2 डिग्री बनाया, और 2 डिग्री के बाद में अब मैं इसका रिंग का एक्सपेंशन करने आ रहा हूं। एक्सपेंशन करना पता है आप लोगों को, कार्पेटाइंस जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन का पास वाला बॉन्ड, कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक करिए। मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, या प्लस देता हूं या नेगेटिव देता हूं, तो नेगेटिव प्लस क्या बन जाएगा, एक नया बॉन्ड, ठीक है, एक नया बॉन्ड बन गया। और इसके बाद देखिए, ये कुछ इस तरह दिखाई देगा आप लोगों को, ये बॉन्ड टूट गया है, ये देखिए, चलिए आई थिंक मेरे ख्याल से यही बनेगा, आप देख सकते हैं। अब इसमें काउंट करिए आप कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर की एक रिंग बनी मेरे पास में, ये 6 मेंबर की रिंग बनी, 6 मेंबर की रिंग बना लीजिए आप। और एक मिथाइल ग्रुप भी लग रहा है ऊपर, वो लगा दीजिए, और एक कार्पेटाइंस उसके जस्ट पीछे वाले कार्बन पे, ये देखिए। तो आपने देखा यहाँ पे 5 मेंबर रिंग थी जो वो 6 मेंबर रिंग में आ गई, ठीक है। बट अभी आप देखेंगे ध्यान से, ये कार्पेटाइंस 6 मेंबर में तो आ गया, ये कार्पेटाइंस अभी भी 2 डिग्री पे है, और इसका जो पड़ोसी कार्बन है वो कितना है, 3 डिग्री। तो और ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो आप और ज्यादा स्टेबल करिए। कहने का मतलब है रिंग का एक्सपेंशन तो कर दिया, एंगल स्ट्रेंथ कम भी कर दिया, अब मेरे को लग रहा है कि इसके बाद भी आप इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाइए। तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे आप, यहाँ से H की शिफ्टिंग करेंगे यहाँ पे, और कार्पेटाइंस वहां पहुंच जाएगा, और ये देखिए आपके पास इस तरह का बन जाएगा ये, ठीक है। तो रिंग का एक्सपेंशन आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मैं किस तरह रिंग का एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक और एक्सपेंशन हम करके दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए ध्यान से। इसके बाद में ये देखिए, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे हम, जिसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखिए, मेरे पास इस तरीके की रिंग मिली, ठीक है, इस तरह की मेरे पास में एक रिंग मिली, और मुझसे पूछा रहा है क्या इसमें रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है क्या। अब आप अगर देखें ध्यान से, 5 मेंबर रिंग,
ये देखिए 5 मेंबर रिंग और इसके आउटसाइड कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कंडीशंस वैलिड हो रही है मेरे पास कि मैं रिंग का एक्सपेंशन कर सकता हूँ। तो रिंग का एक्सपेंशन कैसे करोगे आप, 5 मेंबर रिंग के आउटसाइड प्लस चार्ज है, कार्बोकेटाइंस जिस कार्बन पे अटैच है उसका पास वाला बॉन्ड आप ब्रेक कर दो। ठीक है ना, मैंने यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा नेगेटिव और एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, यहां से देख सकते हो आप। और इसके बाद में ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए ये बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, पहले हम बना लेते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, जो बीच वाला बॉन्ड था ब्रेक हो गया है और एक नया बॉन्ड इसके साथ बना है। मतलब कि ये देखिए अब सही है, आप देख सकते हैं ये बॉन्ड ब्रेक किया मैंने और नया बॉन्ड फॉर्म कर दिया और एक कार्बोकेटाइंस अभी इस वाले पोर्शन पे रह चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 5 मेंबरिंग और ये कितने मेंबरिंग बन गई है, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबरिंग। ठीक है, मतलब इस रिंग का तो एक्सटेंशन हो गया। क्या हम यहीं पे रुक जाएं, हमारा एक्सपेंशन हो गया, 6 मेंबर रिंग बन गई, क्या हम यहीं रुक जाएं, नहीं, हमको अब इस तरफ से देखना पड़ेगा। ये मैं अगर यहां से देखूं तो ये मेरे पास कितने मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग के आउटसाइड क्या है, प्लस चार्ज। 5 मेंबर रिंग के आउटसाइड प्लस चार्ज है, तो यहां पर इस रिंग का भी एक्सपेंशन हो सकता है। तो इस रिंग का एक्सपेंशन कैसे करोगे आप, इस रिंग का एक्सपेंशन करोगे आप, इसके पास वाला बॉन्ड ब्रेक करिए, ब्रेक किया, यहां या प्लस यहां नेगेटिव और इसको आप नया बॉन्ड एक फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेट दिख रहा होगा आप लोगों को, डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे ये 6 मेंबर थी, बॉन्ड टूटने के बाद काउंट करिए इस रिंग के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी 6 मेंबर, ये भी 6 मेंबर, और दोनों रिंग कितने कार्बन से ज्वाइन है, देखिए ये और ये रिंग एक इस कार्बन से ज्वाइन है और एक इस कार्बन से ज्वाइन हो रही है। कहने का मतलब दो कार्बन हैं जो 6 मेंबर रिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। आप ऐसे समझिए, दो कार्बन हैं जो 6 मेंबर रिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या मैं इसका स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा बना दूं, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर्स में कुछ ऐसा बना दूं, ये देखिए दोनों 6 मेंबर जहां पे दो कार्बन दोनों रिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये जो नया कार्बोकेटाइंस बचा है मेरे पास वो कहां है, देखिए जो पहला कार्बन ब्रिजिंग कार्बन था उस पे, मतलब कि कार्बोकेटाइंस यहां देखिए मेरे पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस रिंग का एक्सपेंशन करके दिखाया आप लोग। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं रिअरेंजमेंट पे और इस पे एक्सपेंशन पे। ठीक है, जब भी आपको 4 3 या 5 मेंबर की रिंग दिखे, उसके आउटसाइड प्लस चार्ज दिखे, बस टेंशन मत लीजिए, सीधे एक्सपेंशन कर दीजिए। एक्सपेंशन भी कैसे, जो कार्बोकेटाइंस वाला कार्बन है जिस कार्बन पे अटैच है उसके पास वाला बॉन्ड ब्रेक करिए, और आप जानते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे हम एक्सपेंशन का। ये देखिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं एक्सपेंशन का। ये देखिए एक क्वेश्चन मिला मुझे इस तरह का। ठीक है, इसका रिंग एक्सटेंशन करना है, कर सकते हैं आप लोग। कैसे करेंगे, ये देखिए ये 2 डिग्री पे है। ठीक है, यहाँ 3 डिग्री पे लाइन से पहले मैं देखूंगा कि यार मेरे रिंग कितने थी, 4 मेंबर रिंग थी। इस 4 मेंबर रिंग के आउटसाइड प्लस चार्ज था, तो इस रिंग का एक्सपेंशन हो सकता था। तो आप बॉन्ड ब्रेक करिए, बॉन्ड किसे ब्रेक करें, ये थोड़ा प्लस नेगेटिव, ये देखिए आगे बढ़िए, और जुड़ने के बाद कितने मेंबर रिंग होगी, 5 मेंबर। तो इसको आप 5 मेंबर में चेंज कर दीजिए पहले। ठीक है, देखिए कई बच्चों को परेशानी आती है कि सर इतना तो हम कर लेते हैं, उसके बाद में स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी 4 मेंबर की रिंग 5 मेंबर में चेंज हो गई है, पहले आप उसको 5 मेंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां से पकड़िए, एक मिथाइल ग्रुप है, कहीं भी मिथाइल ग्रुप लगा दो, उस मिथाइल ग्रुप के जस्ट पीछे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, और जस्ट उसके पीछे वाले कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप और है, यहां लगा दिए। ठीक है, अब यहां आप देखें क्या ये कार्बोकेटाइंस 2 डिग्री पे बैटर लगेगा, 3 डिग्री पे, 3 डिग्री पे। तो आप नाउ उसमें और शिफ्टिंग कर सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरह का बन जाएगा, प्लस ये हो गया एक्सपेंशन।
तो यहाँ पे एक्सपेंशन में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आप इजीली एक्सपेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे जब एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तो उसमें एक्सपेंशन के क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे। ठीक है, वहाँ पे एक्सपेंशन आप बेंजीन रिंग में एक्सपेंशन करोगे, मतलब कई तरह की रिंग्स वगैरह में एक्सपेंशन करोगे आप, तो बढ़िया क्वेश्चंस वहाँ पे हम और सीखेंगे। अभी आपने आइडिया देख लिया, इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, अब मैं बात करूं अगर मैं, तो नेक्स्ट आ रहा मेरे पास में रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब करना है आप लोग, कब करना है, जब कार्प कैटायंस ऑन द रिंग। देखिए एक्सपेंशन कब करना था, जब कार्प कैटायंस आउटसाइड द रिंग होता था, और कॉन्ट्रैक्शन कब करना है, जब कार्प कैटायंस ऑन द रिंग हो, मतलब रिंग के ऊपर ही हो, जस्ट रिंग पर ही हो। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन क्यों करना है, अब आपके दिमाग में होगा कि सर कॉन्ट्रैक्शन क्यों करना है, हम तो चाहते हैं रिंग बड़ी बने ताकि एंगल स्ट्रेन कम हो जाए। देखिए कॉन्ट्रैक्शन करना जनरली आप लोग देखेंगे तो 4 मेंबर का 3 मेंबर में कॉन्ट्रैक्शन आप देखेंगे, 4 मेंबर का 3 मेंबर में आप कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। और क्यों देखेंगे, उसके पीछे एक रीजन है। देखिए ये 4 मेंबर रिंग मेरे पास है, ओके, और इस रिंग के ऊपर ही ऑन द रिंग कार्प कैटायंस बना हुआ है, इस रिंग के ऊपर ही क्या है, कार्प कैटायंस है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कॉन्ट्रैक्शन करने की, क्योंकि कार्प कैटायंस रिंग के ऊपर ही है, तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे करना देखना। कार्प कैटायंस जिस कार्बन पे है उसके सामने वाला अपोजिट वाला बॉन्ड ब्रेक करिए, ऊपर प्लस दीजिए, नीचे नेगेटिव दीजिए, और एक नया बॉन्ड क्रिएट हो गया। और नया बॉन्ड क्रिएट होने के बाद में ये कुछ इस तरह बन गया, आपको दिख रहा होगा ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया, नेगेटिव और प्लस के बीच में, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। और अगर मैं इसको बोलूं कि आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए इस तरह से, क्या आपको लगता है ये एक डांसिंग रेजोनेंस है। देखिए जीओसी आप लोगों ने पढ़ी हो तो जीओसी में आपने देखा होगा ये एज ए डांसिंग रेजोनेंस होता है, और डांसिंग रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर होता है मेरे पास वो एरोमेटिसिटी से भी ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 मेंबर रिंग का 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करना, मेरा एम क्या था, उसको और ज्यादा स्टेबल करना। स्टेबल क्यों हो पा रहा है, क्योंकि डांसिंग एजेंस मिल रहा है। तो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्शन में केवल 4 का 3 मेंबर ही मिलेगा, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। तो एक्सपेंशन याद रखिए, एक्सपेंशन जब कार्प कैटायंस आउटसाइड द रिंग हो, और कॉन्ट्रैक्शन कब हो, कॉन्ट्रैक्शन जब होता है जब कार्प कैटायंस रिंग के ऊपर हो। ठीक है, तो यहाँ आपने रीअरेंजमेंट, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब आप तैयार हो, बिल्कुल अब आप तैयार हो रिएक्शन मैकेनिज्म में जाने के लिए। और रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला टॉपिक आएगा मेरा कौन सा, सब्स्टिट्यूशंस। स्टार्ट करें, देखिए लेट्स स्टार्ट। बात करें सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को कार्प कैटायंस का रीअरेंजमेंट सिखा दिया पूरा। जितना आपने सीखा है, अब आप बोलोगे सर उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसके क्वेश्चंस तो यूज आएंगे, जो आप आगे रिएक्शंस पढ़ने वाले ना उसमें यूटिलाइजेशन होगा बहुत सारा। तो आपने वहाँ कंसेप्ट देख लिया उनका रीअरेंजमेंट का, अब आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट लेके आ रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आप लोगों को जो पढ़ना है, फर्स्ट है एनएसआर, फुल फॉर्म होता है इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपको पढ़ना है इसमें सेकंड ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको पढ़ना है इसमें एफआरएसआर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो मैंने कहा भी था आपको इसमें डीप में आ जाओगे तो इसमें और ज्यादा क्लासिफिकेशन होंगे। एनएसआर में आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाऊंगा आपको SN1, SN2, SNAR, SNI, SNNGP, SNAR1। ठीक है, तो ये मैं आपको एनएसआर में पढ़ाने वाला हूँ। ईएसआर जब पढ़ाऊंगा, जब बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है मेरे पास कौन सा, एनएसआर। एनएसआर मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
सब्स्टिट्यूशन में पहला टॉपिक है एनएसआर। एनएसआर में ये सब चीजें पढ़नी है हमें, और एनएसआर पढ़ने से पहले मुझे कुछ बेसिक सीखने पड़ेंगे, कुछ बेसिक सीखने पड़ेंगे। बेसिक्स में आएगा आपके सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, और सेकंड पॉइंट आप सीखोगे इसमें सॉल्वेंट क्या होते हैं। थर्ड पॉइंट सीखोगे इसमें लीविंग ग्रुप क्या होता है। देखिए, हम जब भी कोई टॉपिक सीखने जाते हैं तो उसमें कुछ बेसिक्स होते हैं स्टार्ट में। बेसिक्स जब तक नहीं सीखोगे, जब तक वो टॉपिक कवर नहीं कर पाओगे आप, तो यहाँ मैं कुछ बेसिक्स सिखाने वाला हूँ। इस बेसिक्स को पढ़ने के बाद हम जंप करेंगे सीधे किसमें, एनएसआर में। तो यह बेसिक्स में पहला टॉपिक आ रहा है न्यूक्लियोफिलिसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? सबसे पहली बात तो मैं पूछता हूं आपसे, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो लोन पेयर देते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। और लोन पेयर देने की टेंडेंसी वो कहलाती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। कहने का मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ये एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। और लोन पे किसको देना है वो बात की बात है, लेकिन लोन पे देने की टेंडेंसी वो कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिसिटी, और देने वाले कौन से कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें इसमें आगे। देखिए, सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। एक मैंने H2 लिया और मैंने एक OH- लिया। ठीक है, मैंने ROH लिया, मैंने यहाँ पे RO- लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे NH3 लिया, मैंने यहाँ पे NH2 नेगेटिव लिया। चलिए, ये जो एग्जांपल्स दिए मैं आपस में कंपेयर करने के लिए कह रहा हूं आप लोगों को। वाटर H2O और OH- में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, या ये बोलूं किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। ROH और RO- में बेटर कौन है, NH3 और NH2- में बेटर कौन है। अब आप देखें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है जो लोन पे देता है। अब लोन पे तो इस पे भी है और लोन पे इस पर भी है। अब मैं अगर आपको बताऊं, इसमें किसी एटम पे अगर लोन पेयर है, किसी एटम पे अगर लोन पेयर है और उस पे एक नेगेटिव चार्ज भी है। नेगेटिव चार्ज ऐसे क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन की वजह से लोन पेयर जल्दी ही बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? कोई भी एनाइनिक स्पीसीज जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो लोन पेयर के साथ में रिपेल करती है, और रिपेल करने के बाद लोन पेयर उसका जल्दी रिलीज होता है। तो यहाँ पे आप अगर देखें ना, तो O पे लोन पेयर और O पे नेगेटिव, ठीक है, रिपल्शन होगा, लोन पे जल्दी निकलेगा। तो यहाँ पे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन, OH-। इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन, देखिए रिपल्शन, लोन पे जल्दी निकलेगा, RO-। इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन बताइए, NH2-। तो यहाँ पे आपके सामने एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आप बोल सकते हो कि सर एनाइनिक स्पीसीज जो होंगी मेरे पास में, ठीक है, बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल। कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज होगी उससे बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जो एनाइनिक स्पीसीज होगी। ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, तो आप जज कर सकते हो, एक एनाइनिक हो और एक न्यूट्रल हो, तो आप किसका नाम देंगे, एनाइनिक का। ठीक है, ये मेरे पास पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल वो देखिए, मैंने दिया आपको H2O और H2O2, मैंने दिया आपको NH3 और NH2, और पूछता हूं आप लोगों से, बताइए आपस में कंपेयर करो इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जिसके लोन पे देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अब आप ये बताओ, एक मेरे पास एटम A है जिसके पास लोन पेयर है, और एक मेरे पास में A है जिनके बीच में बॉन्ड है और दोनों के पास लोन पेयर है। तो ये दो लगातार कंटिन्यूस एटम जिनके पास लोन पेयर है, दो लगातार कंटिन्यूस एटम जिनके पास लोन पेयर है,
तो लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से इसका लोन पेयर जल्दी निकल जाएगा। तो कहने का मतलब जिनके पास कंटिन्यूस एटम पे लोन पेयर होते हैं उनके लोन पेयर में रिपल्शन होता है और लोन पेयर निकलने की, रिलीज होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, और लोन पेयर रिलीज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, देखिए H2O2 का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ऐसा ही होता है बुक लाइक स्ट्रक्चर्स। लगातार 2 ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, रिपल्शन होगा, लोन पे जल्दी निकलेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। इन दोनों में अगेन बात करूं, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसमें N और N के ऊपर लोन पेयर है और दोनों N और N सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं लगातार, NN HS तो पीछे लग रहे हैं उनके, ठीक है ना। तो यहां पर भी रिपल्शन होगा तो इसमें लोन पे जल्दी निकलेगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप लोग अपना एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कंटिन्यूस एटम पे जब भी लोन पेयर होंगे तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा तो उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास में दूसरा एग्जांपल खत्म हुआ, चलिए तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं। ये देखिए, अब मैं अगर तीसरे एग्जांपल की बात करूं उसमें, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, मैं पूछता हूं आप लोगों से, बताइए इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, जो लोन पेयर दे। अब लोन पेयर देने वाला जो एटम है, लोन पेयर देने वाला जो एटम है उसके आसपास अगर स्टेरिक क्राउड बहुत ज्यादा हो, स्टेरिक क्राउड का मतलब समझते हो, बल्कि ग्रुप लगे होना, अगर स्टेरिक क्राउड या स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो तो क्या वो एटम अपना लोन पेयर रिलीज कर पाएगा, नहीं, उसका लोन पेयर हिडन हो जाएगा, छुप जाएगा स्टेरिक क्राउड में। तो यहाँ पे आप ये देखिए, स्टेरिक क्राउड किसमें दिख रही है आपको, इस ऑक्सीजन एटम के आसपास दिख रही है या इस ऑक्सीजन एटम के आसपास दिख रही है, इसमें दिख रही है। तो आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा होगा, फिर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो मेरे पास एक कंसेप्ट और ऐड हो गया, अगर मेरे पास में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो डिपेंड करती है 1 अपॉन स्टेरिक क्राउड। जहां स्टेरिक क्राउड कम होगा वहां न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ये एग्जांपल मेरे पास क्लोज हुआ। एक और कंसेप्ट देखिए, एक और कंसेप्ट देखिए, ठीक है, देखें, ये देखिए CH3 नेगेटिव, ओके, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पूछता हूं इसमें कि बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन सा होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन होगा, आप बता सकते हैं। आप देखेंगे सभी एनाइनिक है, पहला कंसेप्ट नहीं लगा सकता, सभी एनाइनिक है मेरे पास। दूसरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो लगातार 2 एटम पे लोन पेयर होने चाहिए, यहाँ तो एक एटम के पास ही लोन पेयर है, और रिपल्शन वगैरह का कोई फंडा नहीं दिख रहा मुझे, जो यहाँ स्टेरिक क्राउड का दिख रहा है आपको, ऐसा कोई फंडा यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे एक नई चीज दिख रही होगी आपको, यहाँ पे लोन पेयर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स पे हैं, यहाँ पर लोन पेयर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स पे हैं। जब डिफरेंट एटम पे लोन पेयर हो तो आप देखेंगे सबकी टेंडेंसी देखेंगे, डिफरेंट एटम की टेंडेंसी देखेंगे, कौन अपना लोन पे देने की टेंडेंसी रखता है इजीली। अब मैं जो बोलने आ रहा हूं उसको याद रखिए, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर पकड़ने की टेंडेंसी कम होती है, तो इसलिए वो अपना लोन पेयर जल्दी रिलीज कर सकते हैं। और इसके अपोजिट अगर कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंस और लोन पेयर पकड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब वो कंजूस होगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो वो लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो याद रखना, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव जिस पे अगर लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर जल्दी दे सकता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर पकड़ के रखेगा क्योंकि वो क्या होता है, कंजूस होता है। तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होगी आपको CNO और F की, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है, C, ज्यादा किसकी है, F की। कंजूस कौन है, F। लोन पे जल्दी कौन देगा, C। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बनेगा, ये देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। तो आप बोल सकते हो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
एटम हैव टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इजीली। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो यहां आपने एक और कंसेप्ट देख लिया न्यूक्लियोफिलिसिटी का। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं इसमें आप, और आगे अब यहां पे हम बात करें इसमें, एक और एग्जांपल पूछ लेता हूं मैं आपसे, OH माइनस SH माइनस SEH माइनस TEH माइनस। ये आपने देखे होंगे, ये मैंने आप लोगों को एनेनिक स्पीसीज दी है। और पूछता हूं मैं, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी होगी? इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी होगी? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब होता है लोन पे देने की टेंडेंसी। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? वो रहा, पता होगा, ग्रुप में नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर होल्ड नहीं कर पाएगा, इजीली निकाल देगा लोन पेयर, टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी इसकी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या बनेगा? 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 4। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं तो ये ग्रुप के मेंबर है, ये ग्रुप में चल रहे हैं, OSSET, ये ग्रुप में जा रहे हैं ये। ठीक है, अब इसमें अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफिलिसिटी की जगह अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लेता है, कौन सी स्ट्रेंथ? बेसिक स्ट्रेंथ। आप बोलोगे सर ये बेसिक स्ट्रेंथ कहां से आ गई? देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है लोन पे देने की टेंडेंसी। तो इससे पहले जो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर निकाल रहे थे ना, वही किसका ऑर्डर था? बेसिसिटी का। लेकिन ग्रुप में, जब ग्रुप में आप चेक करते हो, वहां बेसिसिटी का ऑर्डर कुछ अलग तरीके से निकाला जाता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर तो वैसे ही निकालोगे, लो EN, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इजी लोन पे देगा, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। जबकि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? ये बेसिक स्ट्रेंथ निकाली जाती है ग्रुप के अंदर आरएनएस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? आरएनएस के अकॉर्डिंग। आरएनएस के अकॉर्डिंग कैसे? यहां देखिए आप, OH माइनस SH माइनस SEH माइनस और TEH माइनस, H जोड़ दीजिए, H2O H2S H2SE H2T। ठीक है, अब यहां आप देखिए, इनमें नीचे जाने पर, टॉप से या बॉटम जा रहा हूं, नीचे आने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, मैंने करा क्या है, ये मेरे पास में एनेनिक स्पीसीज थी, मैंने इसमें H जोड़ा और ये बन गए इनके कॉन्जुगेट एसिड बन गए। क्या बन गए? कॉन्जुगेट एसिड बन गए। और कॉन्जुगेट एसिड में मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ देखा, नीचे आने पर बढ़ती है, क्यों? साइज बढ़ता है। तो ये बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। आपने सुना होगा कॉन्जुगेट पेयर में अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो उसको कॉन्जुगेट कहलाता है, दूसरा वीक। तो यहां पर अगर ये स्ट्रॉन्ग है ना एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट क्या कहलाएगा? वीक। ये वीक बेस होगा, वो एसिड, ये इसका कॉन्जुगेट बेस, लेकिन कैसा? वीक। जबकि ये एसिड कैसा है? वीक, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो यहां बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बनने वाला है? सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा? OH माइनस, मतलब 1 2 3 एंड। ठीक है, तो यहां पे जो स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान में रखिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेस के ऑर्डर सिमिलर चलते हैं, कहीं कोई चेंज नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब भी लोन पे देना है, बेस का मतलब भी लोन पे देना है। लेकिन जब ग्रुप की बात आएगी ना, तो ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी तो आप लोन पे देने की टेंडेंसी से निकालना, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ आप आरएनएस के अकॉर्डिंग निकालना। याद रखेंगे इस चीज को, केवल ग्रुप में चेंज होगा। इस पे क्वेश्चंस ट्रिपल ई में, नीट में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ट्रिपल ई मतलब जो मेंस चलता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक और न्यूक्लियोफिलिसिटी पर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है मेरे पास RC11O नेगेटिव, PHO नेगेटिव, RO नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आता है। अब आप देखेंगे कि सर तीनों स्पीसीज एनाइनिक है। फर्स्ट, तीनों स्पीसीज एनाइनिक है, और पहली स्पीसीज की अगर मैं बात करूं तो O पे नेगेटिव है, दूसरी पे भी O पे नेगेटिव है, और तीसरी पे भी O पे नेगेटिव है। मतलब डिफरेंट एटम तो है ही नहीं।
डिफरेंट एटम तो है ही नहीं यहाँ पे, सब सिमिलर एटम्स हैं, तो मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कंपेयर करूं? तब आप ये देखेंगे, ये बताइए इस ऑक्सीजन का लोन पेयर किसमें किसमें एंगेज्ड हो रहा है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। जीओसी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये देखिए बॉन्ड इधर आएगा तो सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस करा के देखिए, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा और ऐसे टाइप के रेजोनेंस को अपन कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। यहां हम बात करें तो इस ऑक्सीजन का लोन पेयर पीएच मतलब कौन सी? बेंजीन रिंग है, तो रेजोनेंस में आएगा तो इसको बोलोगे नॉर्मल रेजोनेंस। अरे बना के दिखाए थे आपको, ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ये रेजोनेंस तो चलेगा अपना नॉर्मल रेजोनेंस, और इसको क्या मिलेगा? इसको कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग। तो ये बताइए इसका लोन पेयर फंस गया इक्विवेलेंट रेजोनेंस में, इसका लोन पेयर भी फंस गया रेजोनेंस में, बट इसका लोन पेयर कहीं फंसा क्या? नहीं। कहीं बिजी है क्या? नहीं। तो बताओ लोन पेयर इजीली किसी और को देने के लिए, भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? लोन पेयर डोनेट करना। तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? इसकी या इसकी? इस वाले की, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है, वो भी किसी में एंगेज नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन सा होगा? 3। इन दोनों में ज्यादा बड़ा रेजोनेंस कौन सा मानते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कहने का मतलब ये ज्यादा ट्रैप हो रहा है लोन पेयर, तो देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? किसी और को देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑर्डर कौन सा आएगा? 3, 2, 1। तो मैंने अभी आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कर दिया है, ठीक है, कैसे होता है कैसे नहीं होता। इसके बाद हम सॉल्वेंट पे जाएंगे और सॉल्वेंट के बाद लिविंग ग्रुप पे आएंगे। मैंने कल आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे रीअरेंजमेंट के, कई बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस वापस व्हाट्सएप किए बना के और बताया कि सर ये क्वेश्चंस हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैंने सबके चेक कर लिए थे, तो आप लोग जिसने नहीं बनाए हुए क्वेश्चंस वो बना के एक बार मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूँगा और बता दूंगा आप लोगों को जो कल क्वेश्चंस दिए थे। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इस पे अभी कोई क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, जितना लिखवा दिया है सफिशिएंट। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम, आज के लिए इतना होते, थैंक यू।